हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम अपनी इस क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का पहला चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, तो पिछली क्लास में तो हमें ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो आपने सुना ही होगा कि विद्युत क्या है, पहले तो यही जानना चाहिए। ठीक है, क्या है विद्युत? यानी जो घर्षण विद्युत है, यहाँ पर अपन देखो विद्युत के बारे में बात करते हैं। यानी विद्युत क्या है? विद्युत इट मीन्स यानी इलेक्ट्रिसिटी की बात करें। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो विद्युत की परिभाषा बोलते हैं कि जो छोटे छोटे वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत बोलते हैं। किसके लिए बोलते हैं विद्युत? छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण क्या कहलाता है? विद्युत। तो ठीक है, ये तो हो गई विद्युत की बात। अब हम बात करते हैं आवेश क्या है। आवेश एक देखो, आवेश कोई ऐसी चीज़ है, ये कोई पदार्थ की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, आवेश क्या है? एक पदार्थ की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होंगे। ठीक है, यानी आवेश की बात कर रहे हैं यानी चार्ज। ठीक है, चार्ज कितने प्रकार के हैं? चार्ज दो प्रकार के हैं। ठीक है, चार्ज कितने प्रकार के हैं? यानी दो प्रकार के हैं। एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश, यानी धनावेश की कब उत्पत्ति होती है, ऋणावेश की कब उत्पत्ति होती है, तो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो धनावेश का मतलब क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी जिसमें प्रोटॉन की संख्या अधिक होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसके लिए धनावेश बोलते हैं। और ऋणावेश का मतलब क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से अधिक होते हैं, उसके लिए हम क्या बोलते हैं? ऋण आवेश की बात करते हैं कि वो क्या है? एक ऋण आवेश है। आवेश कितने प्रकार के? आवेश दो प्रकार के, पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। और धनावेश का मतलब क्या होता है? जिसमें प्रोटॉन की संख्या अधिक होती है वो धनावेश कहलाता है। ऋणावेश का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, उसके लिए हम क्या बोलते हैं? ऋण आवेश बोलते हैं। तो ठीक है, ये तो आवेश की एक नॉर्मली सी बात हो गई। ठीक है, जिसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होगी अगर प्रोटॉन की संख्या, तो वो धनावेश बना रही होगी, और जहां पर कम होगी वो ऋण आवेश बना रही होगी। तो इसके लिए हमें आगे क्या पढ़ना होता है? कुछ पदार्थ के बारे में भी होता है। ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे पदार्थ के बारे में। तो इससे देखो, इससे संबंधित एक सिद्धांत होता है जिसे बोलते हैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, यानी आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इसका मतलब क्या होता है कि इस सिद्धांत के द्वारा ही आज हम जानते हैं कि आवेश की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो इस सिद्धांत को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो इस सिद्धांत में क्या होता है कि हम कोई दो पदार्थ लेते हैं। ठीक है, कोई दो पदार्थ लेते हैं, इन दोनों का मान लीजिए कि पहला पदार्थ ए है और दूसरा पदार्थ बी है। इन दोनों पदार्थों के बीच में हम फ्रिक्शन कराते हैं। यानी फ्रिक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में हम घर्षण कराएंगे, और घर्षण कराने से क्या होगा उसके बारे में पर हम मान लेते हैं कि पहले पदार्थ से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहले वाले पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल कर अगर दूसरे पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन चला जाता है, समझ रहे होंगे कि ठीक है, इसमें क्या होता है? पहले हमने दो पदार्थ लिए, पहले पदार्थ का नाम ए, दूसरे पदार्थ का नाम बी है। तो इसमें से इन दोनों को बीच में घर्षण कराएंगे यानी फ्रिक्शन कराएंगे। ठीक है, फ्रिक्शन कराने के बाद क्या होगा? यानी इस पहले वाले पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वाले पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। ऐसा हम मान लेते हैं कि पहले वाले पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरे पे चले जाते हैं। जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वहां पर धनावेश उत्पन्न होता है, और जिस वाले पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं वहां पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि देखो प्रत्येक पदार्थ अपने आप में एक न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब होता है कि वह उदासीन होता है। उदासीन का मतलब होता है जिसमें
उदासीन नाम का कोई आवेश अवेलेबल नहीं है, ठीक है। यानी जो नेचर है, नेचर में उदासीन नाम का कोई आवेश नहीं है। उदासीन का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो, यानी इसके लिए हम क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ, देखो पहले ये पदार्थ अपने आप में उदासीन था, यानी इसमें आवेश जीरो था, यानी नेट आवेश जिसका जीरो होता है वो एक उदासीन के बराबर ही मानते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे धनावेश कैसे बना, इस वाले पदार्थ को हम जब फ्रिक्शन कराया तो यहाँ पे जो पहले वाले पदार्थ को अपन ऐसा मान लिया कि यहाँ से इसके जो बाह्य ऑर्बिटल होता है, यानी जो बाह्य कक्षक के इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको थोड़ी सी घर्षण से हमें ऊर्जा, घर्षण के कारण जो हमें ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा को लेकर वो इलेक्ट्रॉन अपने इस बाहरी यानी एक्सटर्नल ऑर्बिट से को छोड़कर मतलब दूसरे वाले पदार्थ पे चले जाते हैं। इस प्रकार से जो जिसको छोड़ते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, उस वाले पदार्थ पर धनावेश और दूसरे वाले पदार्थ पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। इसी को हम आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं। तो ठीक है, इस वाली बात को समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम आवेश की बात कर लेते थोड़ी सी और कि ठीक है आवेश की यूनिट क्या है, तो इसके बारे में भी, ठीक है, और इसका विमीय सूत्र क्या है। ठीक है, तो देखिए आगे इसके और कुछ बातें हैं वो भी हम आगे इसमें समझने वाले हैं कि क्या होता है। आवेश उत्पत्ति के सिद्धांत तो पढ़ ही लिया है। अब देखो आवेश की बात करने नहीं, चार्ज है, तो चार्ज का जो इकाई होती है, तो चार्ज की यूनिट होती है वो क्या होती है, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। यानी अभी आपने सुना होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज की बात करते हैं, जिससे अपन क्या बोलते हैं, विद्युत बोलते हैं। तो यानी विद्युत बराबर क्या होता है, ये तो हमें मालूम होना चाहिए, यानी आवेश बटे समय होता है, आवेश बटे समय, ठीक है, यानी चार्ज बटे टाइम होता है। तो यहाँ से हम आवेश का मान निकालते हैं। यहाँ से तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, यानी आवेश बराबर हो जाएगा विद्युत, यानी विद्युत धारा बराबर, यानी विद्युत गुणा समय, यानी विद्युत गुणा समय। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो विद्युत गुणा समय है, तो इसके लिए हम विद्युत और विद्युत के लिए अपन यहाँ से देखो विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। इसका जो विमीय सूत्र होगा, इसका जो विमीय सूत्र होगा, जो डायमेंशन फॉर्म यानी डायमेंशन हो गई, तो वो ठीक है। यहाँ पे विद्युत के लिए हम ए से और समय के लिए टी से दर्शाते, तो इसका जो अब यानी आवेश का जो विमीय सूत्र होगा वो क्या होगा, AT होगा, ठीक है। इसका जो इसका दूसरा मात्रक भी एम्पेयर इंटू, देखो हाँ, आवेश का यहाँ से दूसरा मात्रक भी निकाल सकते हैं। आवेश का दूसरा मात्रक होता है, तो दूसरा मात्रक या दूसरी यूनिट की बात करें तो विद्युत धारा को क्या बोलते हैं, एम्पेयर बोलते, और इस एम्पेयर इंटू और समय के लिए सेकंड बोलते हैं। तो यहाँ से देखो इसका दूसरा मात्रक भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आवेश बराबर होता है, यानी आवेश बराबर विद्युत धारा गुणा समय होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो यहाँ से हम इसके लिए प्राप्त कर सकते हैं। आवेश के कितने मात्रक मिल गए हमें, आवेश के 2 मात्रक, ठीक है। ये इसको SI में बोलते हैं, ठीक है। अब इसके देखो, एक तो हो गया कूलाम, दूसरा होगा एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है। 2 मात्रक, एक होता है स्थित कूलाम भी होता है, स्थित कूलाम जो हम CGS पद्धति में यूज करते हैं, ठीक है, उसकी हमें बात नहीं करनी है इसमें, ठीक है। तो ये तो इस किसके बारे में हो गया, ये आवेश के बारे में, ठीक है। और हाँ, इसमें समान प्रकार के आवेशों के बीच क्या होता है, समान प्रकार के आवेश होते हैं, जहाँ समान प्रकार के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, यानी प्रतिकर्षण का मतलब होता है कि वहाँ पर रिपल्सन फोर्स काम करता है, और असमान प्रकार के आवेशों के बीच में, असमान प्रकार के आवेशों के बीच में वहाँ पर हमें आकर्षण या अट्रैक्शन फोर्स मिलता है। आकर्षण यानी इट मीन्स यानी अट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। यानी समान प्रकार के आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और असमान प्रकार के आवेशों के बीच में आकर्षण होता है, और इन दोनों के लिए एक दूसरा नाम दिया जाता है, जो यानी समान प्रकार के होते हैं, तो इसके लिए हम दूसरा नाम क्या देते हैं, इसके लिए बोलते हैं सजातीय आवेश। इसके लिए आपको मिलता है कि सजातीय आवेश, सजातीय आवेश। सीधा पूछते हैं आपसे कि सजातीय आवेशों के बीच में होता है, तो आप क्या आंसर देना है, प्रतिकर्षण होता है। और अगर आपसे पूछे कि विजातीय आवेशों के बीच में क्या होता है, तो विजातीय आवेशों के बीच में, यानी विजातीय आवेशों के बीच में हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है। तो ठीक है, ये तो बात हो गई आवेश से संबंधित। और देखो अगर आपसे पूछ ले, अब हम बात करते हैं आवेश जब मूव करता है, ठीक है, यानी आवेश क्या होता है, इनवेरिएंट होता है, ठीक है, यानी इसका मान है जो बदलता नहीं है, ठीक है। अब ये देखो फ्रेम ऑफ, यानी हम बात करें फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस
ये इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। कैसा होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब क्या है, इसके लिए आप 1 मिनट रुकें। इसके लिए मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, ठीक है। जहाँ से हम किसी भी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है निर्देश तंत्र। जहाँ से हम किसी भी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करते हैं उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है, जो आवेश होता है, आवेश होता है, इसका मान, इसका जो वेग है, इसका जो वेग है, मतलब किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बदलने पर इसका वेग मतलब इसका जो मान है तो वो नहीं बदलता है। हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, अगर हम किसी भी आवेश को, अगर हम निर्वात में ले जा रहे हैं, कोई आवेश है उसके लिए हम कहाँ ले जा रहे हैं? निर्वात में। अभी देखो, अगर निर्वात में ले जा रहे हैं, अगर हम निर्वात में आप 2 कूलाम ले गए, यानी निर्वात में अगर हम 2 कूलाम आवेश ले गए ना, तो निर्वात में भी 2 कूलम आवेश रहेगा। और अगर कोई माध्यम में अगर अपना आवेश को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर रहे हैं या ठीक है ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यानी आवेश कैसा होता है? ट्रांसफर, यानी हम ट्रांसफेरेबल होता है, मतलब इसे आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश को निर्वात में ले जाए या कहीं भी ले जाए, आवेश का मान नहीं बदलता है। जैसे अपन जानते हैं कि मास होता है, अगर मास अपन रिलेटिविटी थ्योरी जब पढ़ोगे आप, ठीक है, तो रिलेटिविस्टिक, तो उसमें आप देखते हैं कि मास किस तरीके से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आवेश होता है वो कैसा होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और इसके बाद देखो, अब आवेश के हम वेग की बात कर रहे थे कि आवेश का वेग, ठीक है। हमें इससे थोड़ी सी कुछ जानकारियां हैं, कब क्या चीज़ उत्पन्न होती है आवेश से। देखो, अगर जब आवेश है v बराबर 0 होता है, आवेश यानी आवेश का जब वेग 0 होता है तब क्या उत्पन्न होता है, ठीक है। और आवेश का देखो, फिर आवेश यहाँ पर एक नियत चाल से चल रहा है या कांस्टेंट कह सकते, जब आवेश कांस्टेंट होता है, और इसके बाद कह सकते हैं या नॉन यूनिफॉर्म, यानी v बराबर यानी एक्सीलरेटेड है, ठीक है, एक्सीलरेटेड, ठीक है। जब एक्सीलरेटेड है आवेश तब क्या उत्पन्न होगा, ठीक है। यानी आवेश के हम वेग से क्या समझते हैं, ठीक है। जब आवेश अगर रेस्ट पर है, यानी v इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, वो आवेश क्या है? रेस्ट पर है। रेस्ट का मतलब है कि जब आवेश विराम पर रहता है तब वो क्या उत्पन्न करता है? जब वह कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तब क्या उत्पन्न करता है? जब वही आवेश अगर एक्सीलरेटेड होता है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से अगर वो मतलब गतिमान रहता है तब क्या उत्पन्न होगा। तो इसके बारे में समझते हैं। जब आवेश रेस्ट पर होता है तो यह केवल एक चीज उत्पन्न करता है, उसके लिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी आवेश जब रेस्ट पर होता है तब क्या उत्पन्न करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड करता है, ठीक है। जब आवेश होता है, जब वो अपने एक समान वेग से गति करता है, यानी नियत से, अगर जब कोई आवेश अगर नियत वेग से गति कर रहा है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वह केवल इलेक्ट्रिक फील्ड तो उत्पन्न करेगा ही। इलेक्ट्रिक फील्ड को हिंदी में बोलते हैं यानी विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देखो, जब वो रेस्ट पर था तब केवल इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न कर रहा था। तो अपन को यहाँ क्या पढ़ना है, जब आवेश रेस्ट पर होता है तो हम इस वाले चैप्टर में विद्युत आवेश क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड में हमको क्या अध्ययन करना है, इसमें स्टडी करनी है हमें। जब आवेश से जो अपना जो चार्ज है वो रेस्ट पर होगा, उसका अध्ययन हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी विद्युत आवेश क्षेत्र में। फिर हम अपने सिलेबस में ये है, जब आवेश क्या था नियत वेग से होता है तो वो अपने साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड एवं मैग्नेटिक फील्ड भी यानी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कब करता है? जब वो एक नियत वेग से चलता है। और जब आवेश होता है वो अपने v बराबर कोई एक्सीलरेटेड या नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर चलता है तब वो क्या उत्पन्न करता है? वो एक एनर्जी उत्पन्न करता है, उसके लिए हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। तो यहाँ पर जब वो अनयूनिफॉर्म में होता है तो ये EMW उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न करता है। कब करता है? जब वह आवेश क्या होता है, एक त्वरित गति करता है, ठीक है। तो ये वाली बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जब रेस्ट पर है आवेश तब वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न कर रहा है, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, यानी यहाँ पर केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, और इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, और दूसरा होता है इसको बोलते हैं अपन मैग्नेट यानी चुंबकीय क्षेत्र।
और जब वो अनयूनिफॉर्म चलता है तो यहाँ पर अपन देखते हैं जब इस तरीके से चलता है तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होता है, यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर क्या होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलती हैं, उनके लिए हमने क्या बोलते हैं, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के कैसे होता है, लंबवत होता है, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, इसके लिए हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। ठीक है, तो ये आज की बात हुई और इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम बात कर रहे हैं आवेश संरक्षण की बात करते हैं इससे आगे, कि आवेश संरक्षण का मतलब क्या होता है। अगर आपको जहाँ भी कोई किसी भी मतलब कंसेप्ट को लेकर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ठीक है आपको यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो ठीक है। तो देखो अब हम बात करते हैं आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण यानी चार्ज कंजर्वेशन की। ठीक है, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश संरक्षण का क्या मतलब होता है। इसमें हम क्या बोलते हैं, सीधा बोलते हैं कि किसी पृथक्कृत निकाय में ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। यानी पृथक्कृत निकाय का मतलब होता है एक आइसोलेटेड सिस्टम, यानी पृथक्कृत निकाय का क्या मतलब है, एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं, यानी एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, ऐसा बंद, किसी भी चीज़ को बंद रहती है जिसमें ना ही अपन ऊष्मा किसी भी चीज़ का आदान प्रदान ना हो सके, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, अपन आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। अगर हम किसी भी पदार्थ के लिए दो कोई पदार्थ ले रहे हैं, उन पदार्थ को हम आइसोलेटेड सिस्टम में रखते हैं, जहां पर हम क्या बोलते हैं, ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। तो ठीक है, इसी को हम बोलते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। जैसे अभी हमने देखा था कि एक पदार्थ लिया था, एक पदार्थ है, एक दूसरा पदार्थ है, इस पदार्थ का नाम ए है और इस पदार्थ का नाम बी है। तो हमने क्या देखा था, इन दोनों के बीच में हम क्या करा रहे थे, घर्षण करा रहे थे। मान लीजिए ठीक है, हम ऐसा करते, ठीक है, तो अगर हम इनके लिए ना एक को कांच मान ले रहे हैं और एक को हम रेशम मान ले रहे हैं कि ये रेशम है, ठीक है, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में अगर हम घर्षण कराएं तो ठीक है, अभी दोनों ही न्यूट्रल थे, दोनों ही क्या थे, न्यूट्रल थे। इन दोनों के बीच में अगर घर्षण कराएंगे तो घर्षण कराने पर होता क्या है कि एक पर तो उतना ही धनावेश उत्पन्न होता है और दूसरे वाले पदार्थ पर उतने ही मात्रा में कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, कि पहले वाले पे कौन सा आवेश उत्पन्न हो रहा है। अगर इस पर अगर धनावेश उत्पन्न हो रहा है, इस पर धनावेश उत्पन्न हो रहा है तो दूसरे वाले पर ऋणावेश उत्पन्न हो रहा है। अगर ऋणावेश उत्पन्न हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, पहले वाले पे जितना आवेश उत्पन्न हो रहा है दूसरे वाले पे उतने ही विपरीत आवेश उत्पन्न हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, आवेश यहाँ पर कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का मतलब है कि संरक्षित है। इसका मतलब है जब इन दोनों को फिर से आप आपस में मिलाएंगे तो वह एक न्यूट्रल जैसा व्यवहार करने लगेगा, जिस पर कोई आवेश नहीं है ऐसा व्यवहार करेगा। इसके लिए हम क्या बोलते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आगे की क्लास का ठीक है इंतजार करें और ठीक है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं मुझे कहाँ समझ नहीं आ रहा, मेरी लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो रही हो, हिंदी इंग्लिश मिक्सचर सी होती जा रही हो, जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे ठीक है कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और ठीक है अगली क्लास का वेट कीजिए और थैंक यू ऑल ऑफ यू।